हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। मैं आज आप सबको तुगलक वंश के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले हमने तुर्क मुसलमानों के तीन जो ये हैं मेन खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद होगा सय्यद वंश। तो हम आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ये इस वंश के संस्थापक हैं और ये तुगलक वंश के संस्थापक रह चुके हैं। इनका पहले का नाम गाजी मलिक था। इनको पहले गाजी मलिक नाम से जाना जाता था। बाद में इनको गयासुद्दीन बलबन या फिर गयासुद्दीन बलबन के नाम से पुकारा गया, यानी उनको उसी नाम से जानते हैं। तो कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, गाजी मलिक बोल के भी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको पता नहीं रहता है। तो इसी के लिए मैं इसी को भी एक पॉइंट बना के लिख दी हूँ। इन्होंने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था के अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैन्य व्यवस्था बनाया था उसको इन्होंने लागू रखा। और पर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूमि को टैक्स के हिसाब में सबसे छीन लाया था और टैक्स हिसाब से भी लूट रहे थे, उसी पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने भूमि जितने भी थे सबको बांट दिया था और इन्होंने फिर ऐसे ही शासन करना शुरू किया था। यह प्रथम सल्तनत कालीन शासक था जिसने कृत्रिम रूप से नहरों का, इनके दौर से इसके पहले कोई ऐसा नहीं था। ये प्रथम सल्तनत कालीन मुसलमान था या फिर शासक था जो कि कृत्रिम रूप से, यानी नहरों का सिंचाई कैसे अच्छे से हो पाएगा उसी का निर्माण इसने करवाया था। यह एक तुर्क मुसलमान था। मैंने पहले ही बताया था कि 3 वंश थे, वो तुर्क मुसलमान के वंश थे। यह भी एक तुर्क मुसलमान था और 1324 ईस्वी से 1325 ईस्वी में ये बंगाल बिहार अभियान में निकला था। पर बाद में ये वहाँ से युद्ध करके दोनों बंगाल बिहार जीत लेता है। बाद में जब इसी के यानी जीत कर आता है, तभी इसका पुत्र जो होता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो अपने पिता के जीतने की खुशी में एक समारोह रखता है और एक भव्य महल बनाता है। यानी उसके पुत्र का नाम पहले तो जुना खां था, बाद में उसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो परिचित है। पर जुना खां जो था वो एक भव्य महल बनाया था और उसी समारोह में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब महल में बैठे थे तभी बोलते हैं कि वो बुम्बू का, यानी जो बांस का रहता है महल, वो लकड़ी गिर के उनके ऊपर वो मर गए थे। पर ये इतिहासकारों ने ये बताया है, पर सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता चलता है, पर यही है। तुगलकाबाद एक नया राज्य बनाया था। ये गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ये तुगलकाबाद नामक एक राज्य बनाए थे। इसके बाद हम जानेंगे महमूद बिन तुगलक के बारे में, यानी गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र के बारे में। इनका जो शासनकाल चला था वो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक चला था। जैसे गयासुद्दीन तुगलक का पहले का नाम गाजी मलिक था, वैसे इनका नाम भी जुना खान था। बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद इनको MBT भी बोला जाता है। ये इतिहास में प्रसिद्ध हैं एक बुद्धिमान शासक के साथ साथ इन्होंने पहले इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी थी। और इनके कितने सारे उन्होंने यानी परिवर्तन लाने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए उनके शासनकाल में जो किए थे परिवर्तन, वो सब असफल रहा, इसीलिए उनको मूर्ख शासन भी बोला जाता है। पर बुद्धिमान शासक के साथ साथ वो मूर्ख शासन भी, इसलिए इनको बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है। बुद्धिमान शासक के साथ साथ किसे मूर्ख शासक भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक।
इनके बदलाव पिता के शासन के बाद पिता ने तो जो किया पर इसके बाद वो सिंचाई नहर का जो व्यवस्था किए थे, पर इन्होंने ऐसे सोचा कि मैं 200 साल पहले का यानी अभी जो चल रहा है उसी हिसाब से वो परिवर्तन करना चाहते थे, पर इनका बदलाव और परिवर्तन कुछ काम में नहीं आया, सारा असफल रहा। तो पहले जानते हैं इनकी कर वृद्धि। इन्होंने कर वृद्धि किया था पर ये भी असफल रह गया, यानी दो नदी के बीच जो जगह रहता है दुआब के क्षेत्र में, इन्होंने उसी जगह पे पहले तो जो गयासुद्दीन थे वो सारा जगह का 1/5 लेते थे टैक्स पर। ये जो थे वो जो दुआब क्षेत्र था, दो नदी के बीच में जो जगह उर्वर मिट्टी रहता है उसी से टैक्स लेना शुरू किया। 1/2 टैक्स लेते थे, पर उसी समय जिस समय ये कर यानी जारी की तो उसी समय उनका जिस जगह पे वो ले रहे थे वहाँ पे अकाल, वो राज्य में अकाल पड़ गया। तो कोई यानी अकाल पड़ जाएगा तो जो चाषी लोग रहेंगे वो कहाँ से पैसे दे पाएंगे या टैक्स कहाँ से भर पाएंगे। तो और उसी समय वहाँ पे प्लेग नामक रोग भी व्याप गया था, तो उसी के चलते उनको कोई भी इस जगह से कुछ नहीं मिल पाया, यानी टैक्स उनको कुछ भी नहीं मिल पाया। इसके बाद राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी, इन देवगिरी के जो दौलताबाद था उसी में वो चाहते थे कि दिल्ली से वहाँ उस जगह पर राजधानी को परिवर्तन कर लिए, क्योंकि ये सोचते थे कि मंगोलों का भी आक्रमण होता है, चारों तरफ से मैं सेफ्टी में रहूँगा। इसी के चक्कर में वो देवगिरी में उनका राजधानी परिवर्तन करना चाहते थे। पर जब ये उसी जगह से दिल्ली से सब लोगों को समेट कर ले गए थे, यानी ये अकेले नहीं गए थे, उनके राजपाट अकेले नहीं गए थे, पूरा जो जितने भी लोग थे उनके दास दासी जो भी थे, पूरा राज्य का सारे लोगों को लेकर जाना चाहते थे। सारे लोग गए पर वहाँ पे देवगिरी गए और दौलताबाद देवगिरी के गए, पर उस जगह वो लोग बस नहीं पाए, तो फिर बाद में वो फिर से दिल्ली आ गए। इस जो समय रहा ये बहुत दिन तक चलता रहा, तो इसी में इनका बहुत नुकसान भी हो गया और इस चीज़ में भी ये असफल रह गए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसके बाद इन्होंने पहले तो तांबे और यानी सोने और चांदी का मुद्रा प्रचलित हो रहा था, पर ये जो थे ये आगे की सोच रखते थे, यानी अभी ये जो सांकेतिक मुद्रा उसी चीज़ का मतलब वो उस परिवर्तन करना चाहते थे, पर वो सोने और चांदी जितने भी थे वो सब ले गए अपने पास और जितने भी तांबे और पीतल के मुद्रा प्रचलित कर दिया। पर ये और बाज़ार में जितने भी लोग थे वो सब नकली तांबे और पीतल का मुद्रा बनाने लग गए, तो इनका नुकसान हो गया, यानी बहुत सारे कालाबाजारी बढ़ गया और मुद्रा लोगों के पास मुद्रा ही मुद्रा रहता था, तो दाम भी सारी चीज़ों का बढ़ गया। इसी के चलते ये फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि सबको सोने चांदी दे दिए और फिर से वो जो यानी जो तांबे और पीतल की मुद्रा थी वो फिर से ले आए। ये भी इनका असफल रहा, इनका चिंताधारा जो था ये भी असफल रहा। कराचिल का अभियान जब ये गए थे, यानी उस समय ये तो पहाड़ी इलाका था, ये इनकी सोच थी कि चीन के अगले तरफ यानी चीन को आक्रमण करना इनका ये था, पर जो जाट वो सब इनको सफल कर दिए, यानी वो पहाड़ियों में छिप कर इनके सेना को मारने लगे, तो ये हार गए और ये असफल भी रहे इसी में भी। इसके बाद इनका दूसरा अभियान है खुरासान के अभियान। इसमें क्या हुआ कि ये तो मध्य एशिया में है, तो हर साल मध्य एशिया के जो थे वो हर साल आक्रमण कर रहे थे, तो ये सोचे कि इस साल हम प्रिपरेशन में रहें और इन्होंने बहुत सारे 3 लाख करीब सेनाओं की नियुक्ति कर दी और उन सबको वेतन के रूप में 1 साल की एडवांस पेमेंट कर दिए। पर उस समय जो मध्य एशिया था उस जगह सब कुछ ठीक हो गया,
तो उन्होंने उस समय आक्रमण किया ही नहीं। तो इनका ये भी जितने थे इतना वेतन देना, तो उनका जो पैसा इतना बर्बाद भी हो गया और नतीजा इनका कुछ भी नहीं निकला। तो ये भी इनको असफल रहा। इसी के चलते इनको ये सब जितने भी ये 5 अभियान किए थे ये सब विफल हो गया। तो इसी के चलते इनको पागल राजा बोला जाता है, स्वप्नशील राजा भी बोला जाता है और रक्त पिशाच भी बोल के इनको संबोधित किया जाता है। इसके बाद इन्होंने दीवाने कोही और अमीर एक कोही, ये कृषि विभाग के 2 विभाग हैं, जिसमें कि ये कृषि विभाग के लिए जितना भी यानी जो भी टैक्स आता था इसी में जमा करते थे। और ये सब जो दास दासी थे इनके सब कुछ क्या बोले इसके जितने भी यानी अर्थ के जो सुविधा थी सरकार देती थी उनको। कृषि क्षेत्र में कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो तो सरकार देगा और जो मुनाफा रहेगा वो कृषि चाषी लोग उनको देंगे, पर ये भी इनका असफल रह गया। उसके बाद एक ये आता है मोरक्को यात्री इब्न बतूता। 1336 ईस्वी में ये दिल्ली के काजी ये आता है। इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? ये मोरक्को के यात्री थे और इनके जो ये आए थे इनके दरबार में तो इनको काजी नियुक्त कर दिए थे। इसके बाद इन्होंने रहकर वहाँ पे एक रहल नामक किताब, तारीख़ रहल किताब लिखा था, जो कि उस समय का राजपाट कैसे चलता था उसी के बारे में लिखा गया था। 1342 ईस्वी में उसे राजदूत के रूप में भी चीन में भेजा गया था। ये था इनका शासनकाल। इसके बाद हम जानेंगे दक्षिण भारत में इनका जो अभियान था इसके क्या प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में जब ये सब देवगिरी का राजधानी लाना ये सब होने के कारण दक्षिण भारत में 2 हिस्सों में बट गया। एक विजयनगर हिंदू लोगों के लिए बट गया और बहमनी मुसलमानों के लिए स्थापित हो गया। 2 राज्य का यहाँ पे उदय हो गया और इनकी मृत्यु 1351 ईस्वी में थट्टा नामक एक जगह पर हो गया था। जब ये सिंध विजय के लिए निकले थे उसी समय इनका मृत्यु हो गया था। इसके बाद हम जानेंगे फिरोज शाह तुगलक, यानी इनके जो चचेरे भाई थे। पहले तो ये इनके बेटे थे, यानी गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे महमूद बिन तुगलक, और पर ये फिरोज शाह तुगलक ये इनके चचेरे भाई थे। तो इनके बारे में जानेंगे। 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक राज्य की स्थापना की। पहले के जो थे वो खलीफा को मानते नहीं थे, इतना उनका धर्म के यानी धर्म को लेकर इनका शासन करने का कोई इरादा नहीं था। पर जो फिरोज शाह तुगलक थे वो पूरा मुस्लिम धर्म को अपनाकर यानी मुस्लिम धर्म को पूरा अपनाकर उसी हिसाब से वो धर्म के हिसाब से शासन करना शुरू कर दिया। ये 2 हिस्सों में बांट दिए थे, यानी हिंदुओं को जिम्मी भी कहते थे और हिंदू लोगों को जो ब्राह्मण हिंदू थे उनसे जजिया कर भी लूट रहे थे। और इन्होंने अच्छे काम भी कितने सारे किए हैं, जैसे कि इन्होंने निर्माण कार्य एवं लोक कल्याण के लिए जितने भी कार्य किए हैं इसी सल्तनत काल के ये और मुग़ल बादशाह अकबर इनको बोला जाता है। यानी ये 2 जो थे वो कल्याणकारी शासक थे और इनके समय में यानी राज्य के जितने भी हिस्से थे वो सैन्य विभाग सोचिए कि कृषि विभाग जितने भी विभाग थे वो सब अच्छे से यानी कल्याणकारी थे। तो इनको सल्तनत काल यानी मध्यकालीन का भी अकबर भी बोला जाता है। इन्होंने 24 प्रकार के कर था, पहले जो 24 प्रकार का कर था उसको हटवा दिए और प्रमुख 4 ही जो कर थे उसको लागू कर दिया। जैसे कि खरास जो था
वो कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले जो टैक्स था उसी को बोला जाता है। उसी से वो टैक्स लेते थे, 1/5 या फिर 1/3 इतना ही लेते थे। इसके बाद खम्स खम्स जो थे वो कल्याणकारी राजा थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किया था कि जैसे पहले तो टैक्स लिया जाता था कि जितने भी लूटपाट करके लाएंगे सैन्य सब कुछ राजा को देना पड़ता था। पर ऐसा ये जो थे फिरोज शाह तुगलक वो ऐसे नहीं सोचते थे। वो बोलते थे कि जितने भी आप धन लूट के आओ, युद्ध से जितने भी धन लूट के लाओ उसका 1/5 हिस्सा ही राजा को देना पड़ता था, बाकी जो था वो सैन्य ही रख लेती थी। तो ऐसे था। इसके बाद जजिया कर, ये तो धार्मिक कर था, आपको पता ही होगा, जो मुस्लिम नहीं थे हिंदुओं से, यानी हिंदुओं से कर लिया जाता था। और जक़ात कर जो था वो मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, 2/5 हिस्सा लिया जाता था। इसके बाद इनका जो था, यानी ये लोक कल्याण और सबके लिए अच्छा सोचने वाला जो फिर यानी कि शासक थे, वो दीवान खैरात और दारुल सफ़ा नामक 3 विभाग बनाए। यानी दीवान बंदगान में क्या था कि इनका जितने भी दास थे उनके लिए 1,80,000 इन्होंने यानी सबके लिए सोच के रखा था। 1,80,000 लोगों को इन्होंने मदद दी और इनके दास लोगों को सब दास इनको प्रिय थे, यानी दास लोगों के लिए इन्होंने इतना पैसा दे दिया। इसके बाद दीवान खैरात में क्या होता था, जो आर्थिक रूप से सहायता मांगता था, यानी जितने भी विधवा थी, जितने भी विवाह नहीं करती थी, जो रह जाती हैं, वो सबको उनके विवाह के लिए मदद करना, यानी सब कुछ यहाँ पे आर्थिक रूप से सहायता मिलती थी। फिर दारुल सफ़ा, जितने भी दास लोग थे या जो इनके पास पैसा नहीं था वो सब दारुल सफ़ा में यानी अस्पताल की जो सुविधा होती है इन सबको बिना मुफ्त में मिल जाता था। ये था इनका शासनकाल का जो भी है, यानी इनका निर्माण और कल्याण कार्य का जितना भी था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इन्होंने और भी ये तो था कि इनका जो विभाग था, ये इन्होंने क्या किया था, इतने सारे मैंने बताए। फिर इसके बाद इन्होंने लोक निर्माण के लिए, यानी उन्होंने क्या क्या निर्माण किया था ये सब मैंने थोड़ा सा लिखा है, ज़्यादा नहीं है। 300 नगर इन्होंने बनवाया था, नए नगर यानी शहर बनवाए थे इन्होंने, 300 नए शहर बनाए थे। और इनका जो मोटिव था वो सोचते थे कि शहर के लोग ज़्यादा, यानी शहर बना रहेगा तो हर चीज़ की सुविधा रहेगी। तो इन्होंने बहुत सारे नए शहर बनाए, जैसे कि हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, इतने सारे इन्होंने नगर बनाए। ये प्रमुख जितने भी मैंने बताए प्रमुख नगर में से है। और इन्होंने बाद में बड़े बड़े 5 नहर बनाए थे, जैसे कि सतलज, आज की जो सतलज है ये इसी काल से बना हुआ है सतलज। और बहुत सारे तालाब, कुआं, ये सब का भी निर्माण कराए थे। और अगर कोई नहर से यानी तालाब कुएं से पानी सिंचाई करेगा तो उसको कर भी देना पड़ता था, 1/10 कर भी देना पड़ता था। इसके बाद इन्होंने नए फल के भी बाग बनाए, 1209 फल यानी 1200 बगीचे बनाए, जिसमें कि फल फूल के नए नए पौधे लगाए गए और फल की स्वादिष्ट कैसे वो फल का, यानी सब कुछ इन्होंने ध्यान पे रखा और 1200 नए फल का भी बाग लगाए। अभी 2-3 पॉइंट जो है इन्होंने सिक्का चला था, ये एक पॉइंट, और मेरठ एवं टापरा और फुटुहात फिरोजशाह, ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने जो सिक्के चलाया था, यानी पहले जो सिक्का चलाया गया था किसी पे भी अपने खलीफा का नाम नहीं लिखाया गया था, इन्होंने खलीफा का नाम लिखाए थे। यानी पहले जो 2 थे, गयासुद्दीन तुगलक और जो
उनके बेटे थे, वो दोनों इतना नहीं थे कि धर्म के साथ, पर ये खुश रखने के लिए उलेमा वर्ग, उस समय एक जो इस्लाम लोग रहते थे उनको उलेमा वर्ग बोला जाता था, उन सबको खुश कराने के लिए उन्होंने उनकी जो नाम था वो सिक्के में भी लिखाए थी। और मेरठ एवं टोपरा में अशोक का जो स्तंभ था वो दिल्ली में लेकर चले गए, यानी मेरठ और टोपरा में रहेगा तो इनको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, इसी के कारण में वो मेरठ और टोपरा के जो अशोक का स्तंभ था वो लेकर आ गए दिल्ली में, और दिल्ली में ही रखवा दिए। और फिरोज़ शाह बहुत ज्ञानी थे, पढ़ाई किए थे, तो उन्होंने अपने ही जीवनी लिखा है, यानी आत्मकथा लिखा है, फुतुहात ए फिरोज़ शाही, तो उन्होंने खुद ही लिखा है। इसके बाद इनके भाई बोलते हैं इसके बाद इन्होंने नसरुद्दीन मोहम्मद, इसके बीच में बहुत सारे आए पर इनका शासनकाल ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। नसरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल 1394 ईस्वी से 1412 तक चली। इनका शासनकाल ज़्यादा नहीं चला, इनका शासनकाल दिल्ली से बस पालम तक ही चला, और इतने में ही इनका शासन सिमट कर रह गया। और इनका एक मुख्य बिंदु है, तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर यानी मंगोल शासक, इनके समय में बहुत ज़्यादा मंगोलियों का आक्रमण हो रही थी, तो उस समय का एक तैमूर था आक्रमणकारी, जो मंगोल शासक था, वो आकर बहुत सारे धन लूटपाट करके ले गया, तो ये भी आता है। और इसके बाद तैमूर के जो सेनापति थे, इनका जो प्रमुख थे, उनको लाहौर में वो छोड़ के चले गए, और इसके बाद सैयद वंश का एवं लोदी वंश का शासनकाल शुरू होता है। तो हम इतना आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको मेरी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।